17 अक्टूबर 2019 मिशिगन के गांव के अंदर एक महिला जिसका नाम एडा था और जो कि 47 साल की एक महिला थी। वो इस गांव के अंदर बने हुए एक कैबिन में रहने के लिए एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर आई थी, क्योंकि वो पहले तो शहर के अंदर रहा करती, लेकिन शहर में उसके ऊपर एक इंसान ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी नाक भी टूट गई थी और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगी और साथ में उसकी इंजीनियर की नौकरी भी चली गई। अब वो बेरोजगार थी और दूसरी तरफ पुलिस वाले उस शख्स को ढूंढ ही नहीं पाए जिस शख्स ने एडा के ऊपर हमला किया था, और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी रहने लगी थी। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और वो डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। और एक हफ्ते पहले उसके चाचा ने उसके सामने एक ऑफर रखा, जो कि मिशिगन के गांव के अंदर एक कैबिन बना हुआ है और ये कैबिन एडा के ही परिवार का था, जो कि 75 साल से इन्हीं के पास था। अब इसके चाचा ने इससे कहा कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम जाकर वहां पर रह भी सकती हो और उस घर को तुम थोड़ा सुधार भी सकती हो। इस बात को सुनकर एडा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि एक तो उसके पास कोई काम नहीं था और ऊपर से वो घर पर बैठी बैठी डिप्रेस हो रही थी। अब उसने सोचा कि क्यों न एक नई शुरुआत की जाए, जिसकी वजह से वो अपने घर से निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर उस मिशिगन के गांव के अंदर उस कैबिन में रहने के लिए चली जाती है। और जो वो एक कैबिन बनाया गया था वो गांव से एक अलग थलग जगह पर बनाया गया था, यानी कि जो उसके परिवार के और लोग थे वो उस कैबिन से लगभग आधा मील दूर रहा करते। ये अकेला ही कैबिन वहां पर खड़ा था। इसके चारों तरफ बहुत बड़ा जंगल था और दलदल वाला इलाका। अब इस कैबिन में एडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आ चुकी थी। उसने यहाँ पर दोनों ने मिलकर इस घर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन दोनों ने इस कैबिन को रहने के लायक बना लिया था और 2 ही दिन पहले, यानी कि 17 अक्टूबर से 2 दिन पहले ही उसका बॉयफ्रेंड वापस से शहर में लौट गया, क्योंकि उसको शहर के अंदर कुछ काम वगैरह था। अब उसे वो काम करना था, इसलिए वो शहर में चला गया। अब एडा यहाँ पर अकेली थी, लेकिन उसे यहाँ पर किसी भी चीज का डर नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही यहाँ पर रहा करती। उसे एक एक चीज का इस कैबिन के बारे में और इस गांव के बारे में पता था कि यहाँ पर कैसे लोग हैं, और रात को तो उसको डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ में उसके एक कुत्ता भी था जो एडा के साथ वहीं पर उस कैबिन के अंदर रुका हुआ था। और अब आता है 17 अक्टूबर का दिन। 17 अक्टूबर की रात को लगभग 1:30 बजे एडा को नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो उठती है और इधर उधर टहलने लगती है, लेकिन फिर भी उसे कोई नींद नहीं आई, जिसकी वजह से उसने नींद आने वाली गोली ले ली, लेकिन फिर भी उससे कोई भी आराम नहीं हुआ। उसे नींद नहीं आई, जिसकी वजह से वो उठती है और अपने कुत्ते को लेकर बाहर टहलने के लिए जाने लगती है। जाने से पहले उसने एक 9mm की पिस्टल अपनी जेब में रख ली थी और साथ में उसने एक सिगरेट की डब्बी उठाई और वो कुत्ते को लेकर बाहर घूमने के लिए जंगल की तरफ जाने लगी। काफी दूर जाने के बाद जंगल में वो घूमते जा रहे थे। उसका कुत्ता उसके आगे आगे भाग रहा था और उसने उसका पट्टा भी पकड़ा हुआ था। जंगल में जाने के बाद एक जगह पर कुत्ता झाड़ियों के पास रुकता है। वहां पर रुककर वो बाथरूम वगैरह करने लगता है, और जब कुत्ता वॉशरूम कर रहा था उस टाइम पर एडा जो सिगरेट लेके आई थी वो वहां पर अपनी सिगरेट जलाकर धूम्रपान करना शुरू कर देती है। कुत्ते ने जैसे ही बाथरूम किया तभी वो झाड़ियों की तरफ देखकर गुर्राने लगा और उसके कान खड़े हो गए थे। ये देखकर जो एडा थी उसे थोड़ा अजीब सा लगा। उसने अपनी पास रखी टॉर्च को निकाला और उन झाड़ियों की तरफ उस टॉर्च को मारा, और जैसे ही उसने उस टॉर्च को झाड़ियों की तरफ मारा, वहां का नजारा देखकर वो एकदम से दंग रह गई थी, क्योंकि वहां पर सामने 2 आंखें चमक रही थी। उन दोनों आंखों को देखकर वो समझ गई कि ये कोई पहाड़ी शेर है। अब वो धीरे धीरे अपना हाथ पिस्टल की तरफ ले जाने लगी। वो सोच रही थी कि वो पिस्टल निकालकर इसके ऊपर निशाना लगाएगी, लेकिन जब तक एडा अपना हाथ उस पिस्टल तक लेकर जाती तब तक वो दोनों आंखें ब्लिंक होती है और वो शेर घूमकर वापस जंगल की तरफ भाग जाता है, क्योंकि जंगल में कुछ आवाज हुई थी और वो आवाज सुनकर शेर वहां से भाग गया था।
अब मौका था एडा के पास भागने का। एडा यहाँ पर ना आगे देखती और ना ही पीछे। वो अपने कुत्ते को पकड़कर भागते हुए अपने कैबिन की तरफ जाने लगती है और भागकर वो कैबिन के अंदर घुसकर उसका डोर लॉक कर देती है और राहत की सांस लेती है। और उस कैबिन में घुसने के बाद उसने अपना फ़ोन उठाया और अपने जो लवर था उसका, अपने बॉयफ्रेंड के पास उसने मैसेज भेजा कि मैं ऐसे ऐसे जंगल के अंदर गई थी, वहाँ पर मैंने पहाड़ी शेर को देखा जिससे मैं कुछ ही फुट दूर खड़ी थी। इस बारे में उसने पूरी डिटेल में अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया था। अब वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। और जो उसका कैबिन बना हुआ था, यानी कि उसके डोर को खोलने के बाद जब उस कैबिन के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले रसोई आती है। उसके बाद जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर लिविंग रूम है बहुत बड़ा, और वहीं से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी भी बनी है। ऊपर भी बहुत बड़ा एक कमरा है। लेकिन अब वो उस कैबिन के अंदर आ चुकी थी। कैबिन में आने के बाद वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और थोड़ी देर बाद ही उसे कैबिन से बाहर एक झाड़ी की चटकने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। और एडा ने कैबिन के अंदर की सारी लाइट जला रखी थी, इसलिए उसे बाहर देखा नहीं जा रहा था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर कुछ भी उसे नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए उसे अब खिड़की के पास जाना था ताकि वो बाहर देख सके कि बाहर क्या हलचल हुई है। और वो जो खिड़की थी वो लिविंग रूम में बनी हुई थी। इसलिए एडा अब धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ जाती है और खिड़की से सटकर वो बाहर की तरफ देखती है, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। बाहर बहुत घना अंधेरा था और बाहर उसे जब कुछ भी नहीं दिखाई दिया तब उसने सोचा कि कोई छोटा मोटा जंगली जानवर होगा जो यहाँ तक आ गया होगा। और वो खुद को ये समझाने की भी कोशिश कर रही थी कि जो ये पहाड़ी शेर होते हैं ये इंसानों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और ना ही वो मेरे पीछे यहाँ तक आया होगा। और इसके बाद वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगती है कि सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, बाहर कोई भी नहीं है। और खुद को शांत करने के बाद वो अपना कोट उतारती है और टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ जाती है। 20 मिनट तक वो टीवी देखती है और फिर वो सोने जाने के लिए उठने वाली थी, यानी कि वो उठकर ऊपर के रूम में जाकर सोने ही वाली थी कि तभी उसे एक बाहर से आवाज आती है। और वो आवाज सुनने के बाद एडा भागकर खिड़की की तरफ जाती है। खिड़की से जब उसने बाहर झांक कर देखा, वहां पर एक उसे परछाई दिखाई देती है। वो किसी जंगली शेर की नहीं थी बल्कि किसी इंसान की थी। उस परछाई को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और भागकर वो अपनी बंदूक के पास जाती है। बंदूक उठाकर वो वहीं पर नीचे बैठ जाती है और बाहर की तरफ वो जोर जोर से आवाज़ें लगाना शुरू कर देती है। वो बाहर जो भी व्यक्ति था उसे कहने लगती है कि तुम जो कोई भी हो, अगर तुम अंदर आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ से यानी कि बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ जंगल की आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थी। और फिर वो खड़ी ही होने वाली थी कि तभी उसने दोबारा से बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। और ये आवाज़ सुनकर वो दोबारा से भागकर सोफे के पीछे बैठ गई और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसने फ़ोन उठाया और वो पुलिस के पास फ़ोन करने ही वाली थी, तभी वो सोचने लगी कि क्या सच में ही कोई बाहर है या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है। अगर पुलिस को मैंने यहाँ पर बुला लिया और उन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं मिला तो मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि जो एडा थी, इसके ऊपर जब शहर के अंदर उस आदमी ने हमला किया था उसके बाद से ये थोड़ी पागल सी होने लगी थी। इसका दिमाग अपने आप काम कर रहा था, इसलिए इसने सोचा कि क्या पता ये मेरे मन का वहम है, इसलिए मुझे एक बार बाहर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी वो बाहर की तरफ नहीं देखती। इसके बाद उसने सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन किया, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि सुबह के 2:30 बज चुके थे। 2:30 बजे वो सो रहा होगा। अब एडा फ़ोन काट कर अपने दूसरे दोस्त के पास मिलाती है। उसके दोस्त ने वो फ़ोन उठा लिया था और वो हड़बड़ाई हुई आवाज़ में अपने दोस्त को वो सारी बातें बताती है कि मैं ऐसे जंगल में गई थी, वहाँ पर मुझे एक शेर मिला, जिसके बाद मैं बचकर घर के अंदर आ गई। लेकिन यहाँ पर भी मुझे बाहर किसी व्यक्ति के चलने की आवाज़ें आ रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे मारने के लिए यहाँ पर आया है।
और ये सारी बातें अपने दोस्त को बताते हुए एडा बहुत ज्यादा रोने लगी। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद उसके दोस्त ने कहा कि तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं पुलिस के पास फोन करता हूँ और पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाएंगे तुम्हारी मदद के लिए। लेकिन एडा ने उसे एड्रेस दे दिया। फिर उसने कहा कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं एक बार कंफर्म कर लूं कि यहाँ पर सच में कोई है या फिर मेरे मन का वहम है। फिर एडा डरी सहमी सी सोफे के पीछे से निकलती है और धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगती है। अब रसोई के पास जाकर वो खिड़की से बाहर बरामदे को देखने लगती है, क्योंकि बाहर उसे बरामदे में ही किसी व्यक्ति के चलने की आवाज आ रही थी। उसने जैसे ही अपनी गर्दन को ऐसे खिड़की से बाहर देखा, उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो उठकर खड़ी हो गई और पूरी तरह से साफ साफ देख रही थी कि बाहर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो थोड़ा हंसी। अपने दोस्त को भी उसने बताया कि ये मेरे मन का वहम था, बाहर कोई भी नहीं है। वो दोनों हंस हंस कर बात करने लगे और एडा ने अपने दोस्त को कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम पुलिस को मत बुलाना। ये सब वो उससे कह पाती उससे पहले ही एडा जैसे ही पीछे की तरफ घूमी, यानी कि रसोई से वो लिविंग रूम की तरफ घूमी, उसे वहां पर दो व्यक्तियों की परछाई दिखाई दी। और उन परछाइयों को देखकर वो एकदम से सुन्न हो गई। मतलब कि उसे बिल्कुल शौक लगा। वो वहीं की वहीं खड़ी होकर रह गई। और जो वो दोनों व्यक्ति थे वो लिविंग रूम की खिड़की की तरफ थे, यानी कि खिड़की से बाहर थे, वो अंदर आने वाले थे। अब जो ये एडा थी उसने सोचा कि ये मेरे ऊपर हमला करे, उससे पहले मैं ही इन दोनों पर हमला कर देती हूँ। एडा ने एक हाथ में फोन लिया हुआ था और एक हाथ में बंदूक थी। फोन पर वो बात कर रही थी और साथ में उसने अपनी बंदूक उठाई और उन दोनों व्यक्तियों की तरफ बंदूक करके गोली चलाना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ वो दोनों व्यक्ति थे, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी शुरू कर दी। और जैसे ही एडा ने उन व्यक्तियों पर गोली चलाई और गोली चलाते चलाते वो छलांग लगाकर जमीन पर लेट गई। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उन दोनों व्यक्तियों को गोली मार दी है, और जिसमें से उस एक व्यक्ति के सर में गोली लगी है। और नीचे गिरते ही जो उसका दोस्त था वो चिल्लाने लगा कि वहां पर क्या हो रहा है, एडा मुझे सब कुछ बताओ। एडा ने अपने दोस्त को बताया कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं जो मेरे ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं और मैंने गोली चला दी। शायद हो सकता है कि उसमें से एक दोस्त के उसके गोली लग गई होगी। जिसके बाद उसका दोस्त फोन काटता है और सीधा ही पुलिस के पास फोन कर देता है और पुलिस को एडा की लोकेशन दे देता है। और दूसरी तरफ जो एडा थी अब वो नीचे ही पड़ी हुई थी और उस कमरे के अंदर, यानी कि उस कैबिन के अंदर बहुत ही ज्यादा शांति थी, जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। अब एडा खुद को थोड़ा शांत करती है और सोचने लगती है। वो सोच रही थी कि शायद मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी है, उसकी मौत हो गई है, या फिर हो सकता है मैंने दोनों व्यक्तियों को मार दिया यहाँ पर। लेकिन फिर उसने थोड़ा और दिमाग पर जोर दिया और वो सोचने लगी कि शायद हो सकता है कि एक व्यक्ति तो मर गया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मेरी वेट कर रहा है कि जैसे ही मैं वहां से उठकर वहां पर जाऊं वो मेरे ऊपर हमला कर देगा। ये सोचकर वो डरी सहमी वहीं पर बैठी रहती है और वो कुछ सोच पाती तभी उसे ऊपर के कैबिन से दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि जो वो कातिल है वो ऊपर वाली मंजिल में चला गया है, यानी कि एक कातिल तो मर गया है और दूसरा ऊपर चला गया है। अब एडा के पास यहाँ पर साफ रास्ता था, यानी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर जंगल में अपने कुत्ते के साथ भाग सकती थी, क्योंकि वो कातिल तो ऊपर चला गया था, इसलिए उसके सामने बाहर का रास्ता साफ था। लेकिन एडा वहां पर भागने का फैसला ना कर उसका सामना करने का फैसला करती है, क्योंकि उसके साथ पहले भी शहर के अंदर ऐसा हमला हुआ था। अब वो सोच रही थी कि मैं ऐसे कब तक इन लोगों से भागती फिरूंगी, अब मुझे इन लोगों का सामना करना ही होगा। ये सोचकर वो अपनी बंदूक उठाती है, अपना फोन जेब में डालती है और वो पैडियो की तरफ, अब दूसरी मंजिल पर जो वो सीढ़ी लगी हुई थी उनकी तरफ जाना शुरू कर देती है। और इसके 30 मिनट बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए, क्योंकि उसके दोस्त ने, यानी कि एडा के दोस्त ने पुलिस वालों को सारी बात बता दी थी और पुलिस वालों को वहां पहुंचने में 30 मिनट लगे। पुलिस वाले वहां पर पहुंचकर अब उस कैबिन के बाहर की छानबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ जंगल की उन कीड़े मकोड़ों की ही आवाजें आ रही थी।
अब पुलिस वाले बाहर उन्हें जब कुछ मिला नहीं तब वो कैबिन के अंदर जाने का फैसला करते हैं और धीरे धीरे पुलिस वाले अब कैबिन के अंदर एंटर हो गए और कैबिन में जाने के बाद उन्होंने चारों तरफ सामान इधर उधर गिरा हुआ दिखाई दिया और साथ में उन जो खिड़की दरवाजे थे उनमें से गोलियों के निशान भी दिखाई दिए। खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे जिसका मतलब कि यहाँ पर गोलीबारी हुई थी। पुलिस वाले अब पूरे कैबिन को छान मारते हैं लेकिन नीचे कहीं पर भी एडा नहीं मिलती और ना ही वो कातिल मिलते हैं जिसके बारे में उसके दोस्त ने पुलिस वालों को बताया था। जिसके बाद पुलिस वाले ऊपर की मंजिल में जाते हैं लेकिन वहां पर भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जिसके बाद वो छत पर जाते हैं लेकिन छत पर जाने के बाद उन्हें वहां पर एडा की टॉर्च, उसका पर्स, उसकी बंदूक और उसका सेलफोन ये चीजें वहां पर मिलती है। अब ऐसा लग रहा था कि एडा या तो छत से कूद गई है या फिर उन कातिलों ने एडा को छत से धक्का दे दिया था, जिसके बाद वो या तो बच गई या फिर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उन्होंने उसे उठाकर कहीं पर वो ले गए हैं लेकिन यहाँ से गिरने के बाद एडा बच तो गई होगी या फिर वो यहाँ से भागने में कामयाब हुई। अब पुलिस वाले वहाँ के आसपास के सभी हॉस्पिटलों में जाकर पूछताछ शुरू कर देते हैं कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसको गोली लगी हो या फिर कोई घायल हो जिसको गोली के छर्रे वगैरह लगे हों। लेकिन सभी अस्पताल वालों ने यही कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिसके गोली लगी हो। अब पुलिस वाले यही नहीं समझ पा रहे थे कि यहाँ पर कोई कातिल था भी या फिर सिर्फ इनके मन का कोई वहम था, क्योंकि कातिल के तो यहाँ पर कोई भी सबूत नजर नहीं आ रहे थे। अब पुलिस वाले उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर निशाना कसते हैं। वो सोच रहे थे कि क्या पता इसके बॉयफ्रेंड ने इस प्लान को अंजाम दिया हो और इसको मारने के लिए वो यहाँ पर आया होगा। फिर पुलिस वाले उसके बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के पास एक पक्का सबूत था कि उस रात वो उसके बेटे के पास मौजूद था जो कि एक 18 साल का लड़का था। उस लड़के ने भी बयान दिए कि मेरे पिता मेरे साथ ही मौजूद थे। पुलिस वाले अब दूसरे एंगल को देखते हैं कि शायद हो सकता है कि इसी व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को मारने के लिए किसी को हायर किया होगा, कुछ पैसे वगैरह देकर उसको मरवाने की कोशिश की गई होगी। फिर पुलिस वालों ने उसके अकाउंट को छान मारा, कोई भी मोटी ट्रांजैक्शन के लेन देन के उसके पास कोई भी पुलिस वालों को सबूत नहीं मिलते, जिसके बाद पुलिस को उसे छोड़ना पड़ता है और पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी टीम बुलाई गई। पूरे जंगल को छान मारा लेकिन किसी भी व्यक्ति के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही एडा के बारे में पता चला कि वो कहां पर गायब हो गई। अब पुलिस वालों को यहाँ पर सब कुछ प्लान्ड लग रहा था। वो सोच रहे थे कि एक सोची समझी चाल है, क्योंकि पुलिस वालों को वहां पर जो गोलियां मिली थी वो सिर्फ एडा की बंदूक से निकली गई गोलियां थी। बाहर भी उस कैबिन से बाहर भी जो गोलियां थी वो सिर्फ एडा की ही बंदूक की थी। वहां पर दूसरे व्यक्ति के होने के कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे और वहां के आसपास के लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि शायद हो सकता है कि एलियंस यहाँ पर आए हों और उन्होंने एडा को किडनैप कर लिया, इसीलिए वो पीछे से कोई भी सबूत नहीं छोड़ के गए ताकि ये पता लग सके कि यहाँ पर कुछ हुआ भी था। लेकिन ये सारी बातें बकवास थी और फिर धीरे धीरे ये केस ठंडा पड़ता गया और फिर 21 दिसंबर 2019 को एडा के परिवार वालों ने एक फैसला लिया। उसके परिवार वालों ने ये फैसला लिया था कि जो उनका कैबिन है इस मिशिगन गांव में, उसके पास एक तालाब बनाया गया है, उस तालाब को खाली किया जाए। और इसके बाद पुलिस वाले उस तालाब तक पहुंचती है। वो कैबिन से सिर्फ 300 गज की दूरी पर एक तालाब बनाया गया था। पुलिस वालों ने उस तालाब को खाली किया और उसके अंदर ही एडा की डेड बॉडी मिलती है। वो सिर्फ 1 फुट पानी के अंदर डूबकर मर गई थी। अब जरा आप लोग सोच कर देखिए कि कोई कैसे 1 फुट पानी के अंदर डूब सकता है। फिर पुलिस वालों ने सोचा कि शायद हो सकता है कि उन कातिलों ने पहले इसको घर से खदेड़ा होगा, घर से वो भगाकर इसको यहाँ तक लाए होंगे और इसको गोली मारने के बाद तालाब के अंदर फेंक दिया होगा। लेकिन जब एडा को उस तालाब से बाहर निकाला गया, उसके शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान थे, ना ही किसी कटे फटे होने के और ना ही कोई गोली लगने के निशान थे। तो ये कैसे मुमकिन था वो 1 फुट पानी में डूबकर मर जाए। और अब इसका पता तो सिर्फ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग सकता था। उसे उठाकर हॉस्पिटल में भेजा जाता है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जाता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ पुलिस वालों के सामने आया, वो सब कुछ देखकर पुलिस वाले एकदम से हैरान हो गए। अब पुलिस वालों ने इस बारे में डिटेल से जाना। जिस दिन एडा की मौत हुई थी वो रात को बेचैनी महसूस कर रही थी, उसे नींद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उसने एक टैबलेट ली थी जो कि वेलियम से बनी हुई थी। ये एक प्रकार की ड्रग्स ही है जिससे उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसे कोई भी टेंशन नहीं रही, उसकी टेंशन सारी खत्म हो गई थी। और इसके बाद भी उसे नींद नहीं आई और वो अपने कुत्ते को लेकर बाहर घूमने चली गई और वहां पर उसने एक सिगरेट जलाई थी, लेकिन वो सिगरेट नहीं थी बल्कि वो मेथाम्फेटामाइन पी रही थी, जिसे मैथ के रूप में भी जाना जाता है। यह भी एक प्रकार की ड्रग्स ही थी जिसे पीने से शरीर के अंदर एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आने लगता है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील करने लगती है। और इस मैथ के बहुत सारे नुकसान भी है क्योंकि इसको ज्यादा पीने से ये आपको पागल भी कर सकता है। और इसीलिए जब एडा वहां पर जंगल में वो मैथ पी रही थी तभी उसको वहां पर जंगल के अंदर एक पहाड़ी शेर दिखाई दिया जो कि सिर्फ उसके मन का वहम था। वो सोच रही थी कि वो उसके पीछे पीछे कैबिन तक भी आ गया है, लेकिन वो भी उसके मन का वहम था। और जब उसे वहां पर एक शख्स दिखाई दिया, वो सिर्फ उसी की यानी कि एडा की ही परछाई थी जिसे देखकर वो डर रही थी। जिसके बाद उसे वहां पर दो शख्स भी दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों भी उसी की परछाई थी। जैसे ही एडा ने अपनी बंदूक उठाई थी, उस परछाई में भी उन्होंने बंदूक उठाई। एडा को लगा कि वो मुझे मारना चाहते हैं। एडा ने जैसे ही गोली चलाई, दूसरी तरफ से भी परछाई से उसे ऐसा लगा कि उन्होंने भी उसके ऊपर गोली चला दी है। ये सब का सब उसके मन का वहम था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उसे छत के ऊपर से जो चलने की आवाजें आ रही थी तो वो कहां से? वो भी कोई इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि जंगल में जो पेड़ पौधे हिलते रहते हैं, वहां पर जो जानवर है उनकी आवाजें थी। ये इसके मन में ऐसा वहम बन गया था कि इसको वहां पर इंसान दिखाई देने लगे। और ऐसे ही ये छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद इसने अपना सामान छोड़ा और छत से ये नीचे कूद गई। नीचे कूदकर ये घिसट घिसट कर उस तालाब तक पहुंच गई। तालाब में गिरकर इसकी मौत हो गई और इसकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया और टॉक्सिक ड्रग्स कॉम्बिनेशन को बताया गया, जिसकी वजह से ये वहां पर तालाब के अंदर बैठे बैठे मर गई। जिसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी इस बारे में आप लोग मुझे जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।